श्रोताओं, कैंसर का नाम सुनते ही हम सबके मन में एक अलग तरह का बहसा व्याप्त हो जाता है, लेकिन अगर सही समय पर इसके लक्षणों को पहचान कर इसका इलाज कराया जाए तो इसका निदान किया जा सकता है। और बात अगर हम महिलाओं की करें तो कहीं ना कहीं हम इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं उनकी हमें जानकारी नहीं होती है। तो चलिए आज हम अपनी इस भेंट वार्ता में बात करने वाले हैं महिलाओं में होने वाले विभिन्न कैंसर्स की, और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी आगरा की स्टूडियो में उपस्थित हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरभि गुप्ता। सुरभि जी, आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं की तरफ से यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कैंसर है क्या और क्यों ये कैंसर जो है वो इतना भयावह माना जाता है। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि कैंसर आता कहाँ से। कुछ लोगों को लगता है कि बाहर से कोई वायरस है या क्या है, हमारी बॉडी में क्यों आ गया। तो बेसिकली कैंसर हमारी बॉडी से उत्पन्न होता है। हमारी जो शरीर होती है, सबको पता होता है कि छोटी छोटी सेल से बना होता है, और हम लोग जैसे जैसे सेल ग्रो होती हैं, टूटती हैं, 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 सेल बनती है, एक बहुत ही कंट्रोल वे में सब हमारी बॉडी में चलता रहता है। कई बार क्या होता है, म्यूटेशंस हो जाते हैं, कई बार जीन में डिफेक्ट हो जाते हैं, डीएनए में कुछ चेंजेस आते हैं किसी वजह से, तो उसकी वजह से सेल का ये कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो अब सेल 1 से 2 नहीं 4 सेल बनाती है, एक अनकंट्रोल्ड वे में वो ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो जब बहुत सारे सेल का एक गुच्छा टाइप का बन जाता है, उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। यानी बेसिकली कैंसर एक कलेक्शन ऑफ सेल्स है जो एबनॉर्मल सेल्स का बना होता है, जिसको ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर बिनाइन भी हो सकता है, मतलब उसमें कैंसर की तरह लक्षण नहीं है, पर हाँ वो एक जगह है तो प्रेशर सिम्टम दे रहा है। दूसरे टाइप का जो वो है कलेक्शन है, उसको हम कैंसर भी कहते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी होती है अपनी जगह से दूसरी जगह जाने में। तो कैंसर के लिए बेसिकली हमारी बॉडी की जीन रेस्पॉन्सिबल है, हमारी लाइफ स्टाइल है जो हमारी बॉडी में म्यूटेशन कॉज करता है। बॉडी में कुछ ट्यूमर ऑन्कोजीन होती है जो इस कैंसर को बढ़ावा देते हैं, कुछ ट्यूमर सप्रेशर जीन होती है जो जीन इस कैंसर को रोकता है। जब इसमें बैलेंस गड़बड़ा जाता है, यानी ट्यूमर सप्रेशर जीन ने काम करना कम बंद कर दिया, ऑन्कोजीन ने बढ़ावा दे दिया, तो हमारी बॉडी में कैंसर उत्पन्न हो जाता है। कैंसर को असाध्य लोग पहले मानते थे, क्योंकि पहले इसके लिए ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं था, पर आज के जमाने में कैंसर, सभी टाइप के कैंसर का, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो ब्लड कैंसर हो, सबके ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। तो आज के टाइम में हम कैंसर को असाध्य रोग नहीं कह सकते, और न ही हम कहते हैं कि इससे डरने की कोई जरूरत है। अगर सही समय पे कैंसर की जांच और निदान हो जाए तो कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, अनियंत्रित जो ग्रोथ होती है सेल्स की और जो हमारे बॉडी की कंट्रोल में नहीं रहता, तो इस तरीके की जो ग्रोथ होती है सेल्स की, इसको हम कैंसर कह सकते हैं सरल शब्दों में। या कैंसर कह सकते हैं, क्योंकि जांच के बाद फिर हम कंफर्मेशन करते हैं इसका। ये कैंसर का एक लक्षण है शुरुआती गांठ होना। हाँ, तो अगर अब हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में भी विभिन्न प्रकार के कैंसर्स होते हैं। तो ऐसे कितने प्रकार के जो कैंसर हैं जो मुख्य तौर से महिलाओं को ही टारगेट करते हैं? देखिए, जहाँ तक कैंसर की बात करते हैं तो बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसमें कैंसर नहीं होता। हेयर्स में कैंसर होता है, नेल में कैंसर होता है, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें कैंसर हो सकता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो जो मुख्य तौर पे हमारी भारतीय महिलाओं में देखने को मिलता है, सबसे प्रथम कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में स्तन कैंसर कहते हैं। दूसरा है सर्विक्स कैंसर, मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तीसरा जो कैंसर आता है अंडाशय कैंसर, ओवेरियन कैंसर। चौथे टाइप का कैंसर होता है लंग कैंसर, यानी फेफड़ों का कैंसर। और पांचवें टाइप का जो कॉमन है, जो मैं पिछले 10 सालों से हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा दुगनी रेट से बढ़ा है, वो है गॉल ब्लैडर का कैंसर, यानी पित्त की थैली का कैंसर। इसके अलावा और भी कैंसर हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं मिलते हैं, लेकिन फीमेल्स में पाए जाते हैं, जैसे खाने की नली का कैंसर, जिसको ईसोफेगस का कैंसर कहते हैं, पेट की थैली का कैंसर यानी स्टमक कैंसर कहते हैं। और इसके अलावा भी बहुत टाइप के कैंसर हैं, जैसे मैंने आपको बताया पैंक्रियास कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। तो ये कुछ मुख्य प्रकार के जो कैंसर हैं जो स्त्रियों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो अब अगर हम बात करें इन सारे कैंसर के जो भी आपने प्रकार बताए हैं, इन सब पर हम धीरे धीरे कर बात करेंगे। तो लेकिन जो सबसे आम कैंसर पाया जाता है महिलाओं में, वो कौन सा है? मतलब जो सबसे ज्यादा परसेंटेज किस कैंसर का है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, ये दोनों मिला के लगभग 45% टू 48% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पूरी फीमेल कैंसर का। यानी कि ये दो प्रमुख कैंसर हैं जो फीमेल्स में मिलते हैं। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो
पहले नंबर 2 पे आता था इंडियन फीमेल्स में, लेकिन आजकल लाइफ स्टाइल की वजह से और बहुत सारे जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे आ गया है। तो स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये दोनों कैंसर ऐसे हैं जिसको हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस इनकी बहुत आराम से हो सकती है अगर हम थोड़ा से जागरूक हो जाएं। तो बहुत जल्दी, बहुत प्रारंभिक अवस्था में इन कैंसर को पहचाना जा सकता है। अगर हम इन बीमारियों को पहली अवस्था में पहचान लेते हैं तो नियर अबाउट 70% जो कैंसर्स हैं उससे होने वाली मौत को हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि इनके जो निदान के लिए तो जो इनके लक्षण होते हैं उनको हम कैसे पहचाने कि वो ब्रेस्ट कैंसर होने की शुरुआत है या सर्वाइकल कैंसर होने की शुरुआत है? सबसे पहले हम स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण की बात कर लेते हैं। यूजुअली ये जो कैंसर होता है 40 साल की उम्र के बाद और 70-75 उम्र के बीच में होता है, लेकिन आजकल जो देखने को मिल रहा है वो यंग एज में भी मिलता है, 20 साल की लड़की में, 30 साल की लड़की में, इन लोगों में मिलता है। यानी हर एक 18 साल की उम्र के बाद हर एक स्त्री को अपने ब्रेस्ट की स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके ब्रेस्ट में जो मैं कुछ लक्षण बता रही हूँ इस टाइप के अगर आपको महसूस हो तो थोड़ा सा जागरूक होइए, अलर्ट होने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके एक ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया है या कुछ भारीपन महसूस हो रहा है उसमें दूसरे ब्रेस्ट के कंपैरिजन में, निप्पल अंदर की तरफ धंस गया है या निप्पल से कुछ ब्लड जैसा डिस्चार्ज होता है, एक निप्पल से ब्लड जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, इसके अलावा ब्रेस्ट की स्किन के ऊपर कुछ खराश टाइप के चेंजेस लगते हैं। आमतौर पर लोग इसको एलर्जी समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर ये खराश बहुत लंबे टाइम तक है, उसमें लगातार खुजली मच रही है या ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन में लालपन हो गया है, छूने पे वो बहुत गर्म महसूस होती है दूसरे ब्रेस्ट के कंपैरिजन में, या कोई गांठ महसूस हो रही है जिसमें दबाने पे दर्द नहीं महसूस होता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट की स्किन है वो स्किन जैसे संतरे का छिलक होता है उस टाइप से हो जाता है, जिसको हम पीट्यूडी ऑरेंज कहते हैं, यानी गड्ढे पड़ जाना इस टाइप से, या ब्रेस्ट की स्किन कहीं से धंस गई है। अगर फीमेल्स दोनों हाथों को ऊपर उठाए और देखे कि एक ब्रेस्ट अंदर की तरफ घुस रहा है उसकी स्किन, तो ये सारी जो लक्षण है स्तन कैंसर के हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि स्तन में गांठें नहीं होती हैं बल्कि बगल में, जिसको हम लोग कांक कहते हैं, उसमें भी गांठें आ जाती हैं। तो अगर कांक में गांठें हो रही हैं और 2 हफ्ते से लंबे टाइम से ज्यादा है, नहीं कम हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो ये सारे स्तन कैंसर के लक्षण हैं। अब हम सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के लक्षण की बात करते हैं। बच्चेदानी के मुंह के लक्षण सर्वप्रथम होता है कि अनयूजुअल डिस्चार्ज होना। कई फीमेल्स इसको लिकोरिया सिंपल करके बहुत लंबे टाइम तक इसको इग्नोर करती रहती हैं, लेकिन अगर किसी फीमेल्स को बहुत लंबे टाइम से पानी की शिकायत है जिसमें बदबू आ रही है, रमास जैसा पानी आता है कंटिन्यूअस, नीचे पेट के हिस्से, निचले हिस्से में, जिसको हम पेड़ू कहते हैं, जो गाँव की फीमेल्स का यूजुअली टर्म्स होता है, उसमें लगातार दर्द रहता है या ब्लीडिंग होती है। यूजुअली ये माना जाता है कि फीमेल्स नॉर्मल होती है, 4 से 5 दिन की ब्लीडिंग होती है, 28 से 30 दिन के बाद ये रिपीट होती है, लेकिन कई बार अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, उसमें खून के टुकड़े आ रहे हैं, 1 महीने में 2-3 बार ब्लीडिंग हो गई, 5 से 6 दिन तक लगातार ब्लीडिंग हो रही है जो कंट्रोल नहीं हो रही है, पेशाब में जलन होना, लैट्रिन की आदत में बदलाव होना, ये सारे सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं। तो अगर ये किसी फीमेल्स में लक्षण मिलते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, लेकिन हाँ, इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। तुरंत अगर आपको लक्षण मिलते हैं तो अपनी डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें और उसके लिए डॉक्टर जैसा बताए उनका परामर्श अवश्य लें। तो इसके बाद जो और कैंसर्स हैं उनके बारे में भी हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। देखिए, जो जनरल कैंसर्स हैं, इवन फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए जो कुछ कॉमन्स होते हैं, सबसे पहली बात है, अगर आपके शरीर में कोई भी गांठ है जो 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम की है और बढ़ती चली जा रही है, अगर आपके मुंह में कोई छाला है जो जिसमें दर्द होता है 2 हफ्ते से ज्यादा है, बढ़ता चला जा रहा है, पेन में रिलीफ नहीं मिल रहा है, खाने पीने में दिक्कत होना, खाना अटकना, पानी पीने में दिक्कत होना या दर्द के साथ खाना जाना, ये अगर दिक्कत है आपको, शरीर में कोई घाव है जो लंबे टाइम से नहीं भर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इसके अलावा अगर लैट्रिन और पेशाब की आदत में बदलाव है, मतलब अगर रात में बार-बार उठ के पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब रोक नहीं पा रहे हैं, पुरुषों में जैसे प्रोस्टेट का कैंसर होता है, पेशाब के लिए जाते हैं तो बूंद बूंद करके आता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, लैट्रिन की आदत में बदलाव, मतलब कई बार दस्त लग गए, 3-4 बार लैट्रिन हो रही है दिन में, या कई बार 5-6 दिन तक कॉन्स्टिपेशन है, कहीं से अनयूजुअल ब्लीडिंग होना, मतलब लैट्रिन के रास्ते से खून आना या लैट्रिन काली आना, और या कहीं से नाक से अचानक से खून आना, खून की उल्टी होना, खांसी में खून आना या लंबे टाइम तक खांसी होना, शरीर में हमेशा थकावट सी महसूस होना, थोड़ा चलने पे हाथों पैरों में दर्द होना, ये सब कुछ लक्षण हैं जो हमें कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। आवाज में भारीपन आना, यानी आप लगता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, कई बार आवाज इस टाइप से हो जाती है कि जैसे लगता है कि आदमी नाक से बोल रहा है। तो इस टाइप के कुछ ये जनरल लक्षण हैं जो मेल फीमेल दोनों में अगर किसी को महसूस हो तो उस चीज को इग्नोर
मत करें। फीमेल्स के लिए मैं खास तौर पे यहाँ पे कहना चाहूंगी कि फीमेल्स अपनी डाइजेशन प्रॉब्लम को कई बार इग्नोर कर देती हैं, जैसे खट्टी खट्टी डकारें आना, पेट में कहते हैं अफरा बनना, ठीक है, या अब ब्लॉटिंग टाइप की होना कि कुछ भी खा लिया और भारी भारी पन महसूस होना। महिलाएं कई बार अपने जो भी लक्षण होते हैं उनको बड़ी आम समस्या समझ के इग्नोर कर देती कि नहीं मामूली सी बात है। जी बिल्कुल। तो जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि गॉल ब्लैडर का कैंसर जो आजकल देखने में ज्यादा मिल रहा है, तो ये पित्त की थैली के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर लंबे टाइम तक इस टाइप की अपच की समस्या अगर किसी को रहती है तो इस चीज को नॉर्मली मत समझिए, बिल्कुल अपने डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी है। अगर खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, खाने पीने में दिक्कत है या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो इस चीज को इग्नोर नहीं करिए। तो मतलब आपके शरीर में अगर कोई भी ऐसी अनयूजुअल चीज हो रही है जो आपको लग रहा है कि सामान्य तौर पर नहीं होती थी, तो उसको आप एक कहना चाहिए सांकेतिक तौर पर लें और तुरंत डॉक्टर से आप परामर्श लें। तो इसके बाद अगर हम बात करें एक उम्र की, क्या कोई ऐसी उम्र होती है जिस पर जो ये है कैंसर ज्यादा प्रभावित करता है? देखिए, पहले ये कहा जाता था कि कैंसर एक ओल्ड एज की बीमारी है, तो ज़्यादातर जो कैंसर देखने को मिलते थे 50 उम्र से बाद में ही देखने को मिलते थे। लेकिन अब क्या है, किसी भी डिजीज़ की कोई एज नहीं है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो। कैंसर के मामले में भी एज हैज़ नो बार। अब 20 साल में, 40 साल में, 30 साल में, इवन 9 साल में, 10 साल में, यानी हर साल के, हर उम्र के बच्चों से लेकर बड़ों में कैंसर देखने को मिलता है। कुछ कैंसर बच्चों में कॉमन होते हैं, कुछ यंग एज में कॉमन होते हैं, कुछ ओल्ड एज में कॉमन होते हैं। यानी 6 महीने से लेकर 80-85 साल तक के इंसान में भी कैंसर हो सकता है। तो कैंसर के लिए कोई उम्र नहीं है। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर कैंसर के लिए हम क्या किस तरीके का प्रिकॉशन ले सकते हैं या कोई सावधानी बरत सकते हैं जिससे कि जो कैंसर होने की संभावना जो है वो या तो बहुत कम हो जाए या हो ही ना? देखिए, जो कैंसर होता है ये देखा गया है, बाकी रिसर्च स्टडी में ये पता चला है कि लगभग 50 से 60% जो कैंसर होते हैं वो हमारी खुद अपनी वजह से होते हैं। अपनी वजह से मतलब हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हमारा खाना पीना कैसा है, हमारी डेली हैबिट कैसी है। तो ये लाइफ स्टाइल में हमारा, जैसे आजकल हर चीज़ मशीनरी पे डिपेंडेंट हो गए, एक इनएक्टिव लाइफ स्टाइल हो गया है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सबसे बड़ा रीज़न ये है। कैंसर के लिए नहीं, किसी भी हार्ट डिजीज़ के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए एक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत हैवी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली एक ब्रिस्क एक्सरसाइज आप करिए, रोज करिए ½ एन आवर और हफ्ते में 6 दिन। अगर आप इतना भी करते हैं तो ये आपका मोर देन सफिशिएंट है। कैंसर नहीं, ये बाकी बीमारियों से भी आपको बचा के रखता है। दूसरी चीज आती है आपकी खान पीन की आदत, क्योंकि आजकल जो हम लोग ये बड़ी आंत का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर ये देखने को मिल रहा है, इसमें हमारा खाना पीना बहुत बड़ा योगदान देता है। तो जंक फूड का परहेज करिए और बैलेंस डाइट लेके चलिए। यहाँ पे बैलेंस डाइट लोग समझते हैं कि बहुत महंगी डाइट होती है, उसी को बैलेंस डाइट कहते हैं। ऐसे नहीं है, आपकी इकोनॉमी में जो भी फिट बैठता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यानी दाल, हरी सब्जी और रोटी और चावल वगैरह, ये नॉर्मली एक बैलेंस डाइट बनाते हैं एक प्रोपोर्शन में। हरे पत्तेदार सब्जी मौसम के हिसाब से जरूर खाइए। पर डे आपकी थाली में एक हरी सब्जी जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा 2 फल नियमित रूप से, ये जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगा ही फल खाएं, 2 फल कोई भी ले लीजिए आप अपनी बजट के हिसाब से। अगर आप 2 फ्रूट्स पर डे लेते हैं तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है और आप में जो विटामिन वगैरह हैं वो बॉडी में नियमित रूप से मिलते रहते हैं। तीसरी चीज आती है कि अननेसेसरी मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। कई लोग जाते हैं, कुछ भी दिक्कत हुई केमिस्ट के पास गए, जाके मेडिसिन ले ली, तो इस टाइप से सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल बंद करना चाहिए। फीमेल्स जिनको मेनोपॉज हो जाता है यानी रजो निवृत्ति हो जाती है, तो कई बार वो केमिस्ट की सलाह पे हार्मोन ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देती है बहुत लंबे टाइम तक। तो वो नहीं करिए, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह पे ये मत करिए, इससे बच्चेदानी के कैंसर का बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्क्रीनिंग प्रोग्राम होते हैं जो हम लोग पेशेंट्स को, नॉर्मल लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप स्क्रीनिंग कराएंगे तो आप में अगर खतरा है बॉडी में तो उसे पहले से पता चल जाएगा बाहर निकलने से पहले। तो बेसिकली मैं यही फिर कहना चाहूंगी, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल और फिजिकल एक्सरसाइज, 2 ये चीज बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ जीन्स होती हैं जो हेरिडिटरी हम लोगों में ट्रांसमिशन होती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता है जो फैमिली में रन करता है, प्रोस्टेट होता है जो फैमिली में रन करता है। तो अगर आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो किसी को नहीं पता होता, अपने माँ बाप तक ही पता होता है, उसके बाद किसको क्या रहा प्रॉब्लम वो नहीं पता होती। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप दादा, परदादा, दादी, नानी वगैरह, इनको कोई डिजीज इस टाइप की तो नहीं रही थी। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में खास तौर पर ये चीज है कि अगर आपकी फैमिली में आपके क्लोज रिलेटिव
मदर साइड के अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है तो आप में 3 गुना खतरा इसका ज्यादा हो जाता है, और अगर आपकी फैमिली में 2 या 2 से ज्यादा लोगों को कैंसर रहा है तो आप में 9 गुना खतरा ब्रेस्ट कैंसर का ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए कुछ जेनेटिक टेस्टिंग भी अवेलेबल है, जैसे BRCA1 BRCA2 की जेनेटिक टेस्टिंग होती है। तो अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो आप अपने सलाइवा से या ब्लड से टेस्ट करा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप कोई भी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिकेशन ना लें, कोई भी दवाई ना लें, जो कि आमतौर पर लोग करते हैं, डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। और उसके बाद आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई कि अगर आपकी जीन्स में ये चीज़ आपको लगता है कि रन कर रही है तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैडम अगर हम बात करें कि क्या कोई कैंसर ऐसा भी है जिसकी वैक्सीन है, जिसको हम लगा के पहले से एक कोई डोज लेकर अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जी, इस मामले में महिलाओं को लकी मानती हूँ कि जो सर्वाइकल कैंसर जो ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। बेसिकली ये 2 टाइप की वैक्सीन होती हैं, एक होती है क्वाड्रिवेलेंट, एक होती है बाइवेलेंट। लेकिन अब नैनोवेलेंट वैक्सीन भी आती है। यहाँ वेलेंट का मतलब ये है सर्वाइकल कैंसर होता क्यों, पहले हम ये जानना जरूरी होता है। तो बेसिकली ये हमारे एक वायरस के थ्रू होता है। जिन फीमेल्स में पुअर जेनाइटल हाइजीन होता है, ढंग से रखरखाव नहीं रखते हैं, तो उनमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो लगभग 90% जो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर है वो HPV वायरस की वजह से होता है। तो अगर हम इस वायरस के ट्रांसमिशन को रोक देंगे तो लगभग 90% हम लोग सर्वाइकल कैंसर को बचा सकते हैं। इसी की वैक्सीन हैं। जो क्वाड्रिवेलेंट है वो 4 स्ट्रेन से हम लोगों को देती है प्रोटेक्शन, 16, 18, 31, 33 करके होते हैं। बाइवेलेंट है वो 2 उससे देती है 16, 18 से। तो हर फीमेल्स को यूजुअली 9 साल से लेकर 26 साल तक की उम्र में ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में क्योंकि सेक्सुअल लाइफ बहुत जल्दी शुरू हो जाती है तो वहाँ के लोग 9-12 ईयर्स में लगा लेते हैं। लेकिन इंडियंस में क्योंकि डिले होता है तो दे कैन डिले दिस वैक्सीनेशन शेड्यूल। तो अगर आप 9 से लेकर 13 साल की उम्र में ये वैक्सीन लगवाते हैं, चाहे बाइवेलेंट लगवाएं, चाहे नैनोवेलेंट लगवाएं, चाहे क्वाड्रिवेलेंट लगवाएं, तो सिर्फ 2 डोज सफिशिएंट हैं उसकी। यानी एक तो सपोज आज लगवाई तो 0 डोज हो गई, उसके बाद 1 महीने बाद दूसरी डोज हो गई, या 6 महीने बाद लगवा सकते हैं। जो 3 डोज होती है वो 0 डोज होती है, 1 मंथ होती है और 6 मंथ होती है, अगर आप 14 साल से ऊपर लगवाते हैं और 26 साल की उम्र तक। लेकिन 45 साल तक की उम्र की लेडीज़ भी इस वैक्सीन को लगवा सकती हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि 26 साल तक उम्र में अगर इसे लगवा लें तो इसकी इफिकेसी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद एक बार सेक्सुअल एक्सपोजर हो गया तो इफिकेसी कम हो जाती है। और आजकल तो हमारे इंडिया में भी ये स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च हो गई है सर्वावैक के नाम से। और जैसे वेस्टर्न कंट्री की जो बनी हुई वैक्सीन होती हैं ये बड़ी कॉस्टली होती हैं। एक वैक्सीन की डोज लगभग 2000 से 3000 के रुपए की होती है। लेकिन जो नई वैक्सीन लॉन्च हुई है जो अभी मार्केट में अभी आ जाएगी वो लगभग 200 to 400 रुपये कॉस्ट करती है। हो सकता है गवर्नमेंट इसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इंक्लूड कर दे तो फ्री ऑफ कॉस्ट शायद लोगों को अवेलेबल हो जाए। तो हमारी जो श्रोता महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है कि वो अपनी बेटियों को ये वैक्सीन लगवा सकती है और उनको भविष्य में होने वाले कैंसर के प्रति सुरक्षा प्रदान कर सकती है। तो मैम जैसे अभी हम बात कर रहे थे लाइफ स्टाइल की, तो हमारी जो महिलाएं होती हैं वो सोचती हैं कि घर पर हम इतना काम करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, खाना बनाते हो, तो इसमें हमारा जो है फिजिकल एक्टिविटी तो हो ही जाती है, हमको अलग से एक्सरसाइज करने की या अपने शरीर पर ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए फीमेल्स के लिए एक्सक्यूज़ होता है जब भी उनसे एक्सरसाइज की बात करते हैं, सिंपल एक्सक्यूज़ कहते हैं हम दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन उसमें कैलोरी कितनी बर्न होती है बेसिकली ये चीज़ है। तो ब्रिस्क वॉकिंग और डेली रूटीन में काम करने में दोनों में डिफरेंस होता है। मैं ये नहीं कहती सब फीमेल से कि आप जिम में जाइए, आप अपनी घर की छत पे घर पे ही आप अगर थोड़ा वॉक कर लेंगे 60 मिनट तो उतना सफिशिएंट है। थोड़ा योगा को भी हम योगा भी दे सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एरोबिक कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हमने सर्विस की बात की, वैक्सीन की बात की, हम थोड़ा ब्रेस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल कि ब्रेस्ट में आजकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि किसी में लक्षण आने से पहले ही हम उसको बीमारी को पहचान लें। जैसे कई बार फीमेल्स आती हैं, जब तक उनको गांठ महसूस होती है तब वो डॉक्टर के पास आती हैं, लेकिन स्क्रीनिंग के थ्रू गांठ बाहर आने से पहले ही पता लगाया जा सकता है। तो एक तो मैमोग्राफी होती है ब्रेस्ट की। मैमोग्राफी बेसिकली ब्रेस्ट का एक एक्सरे है, जैसे चेस्ट का एक्सरे सबने देखा होगा, किसी ने कभी कराया ही होगा, उसी तरह से ब्रेस्ट का एक्सरे होता है जिसमें बहुत कम डोज दी जाती है इसकी। तो हर फीमेल्स को 45 साल से ऊपर 2 साल में एक बार, कम से कम 74 साल की उम्र तक 2 साल में एक बार या ज़रूरत पड़ने पे 1 साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है
तो यही काम उनको 30 साल की उम्र से स्टार्ट कर देना चाहिए। 2 साल में 1 साल में मैमोग्राफी एक बार करानी चाहिए। और इसके अलावा 40 साल की उम्र के बाद हर फीमेल्स को साल में एक बार अपने डॉक्टर से, कभी ना कभी चक्कर तो लग ही जाता है 1 साल में हर फीमेल्स का, तो अपनी डॉक्टर से एक बार ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना है। अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है तो 20 साल के ऊपर आपको घर में खुद अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, ये देखने के लिए कि जो हम लोगों ने लक्षण बताए उसमें से कोई लक्षण पनप तो नहीं रहे हैं। सर्विस के बारे में है, अगर 25 साल से उम्र आपकी ज़्यादा है और 25 साल से 65 साल की उम्र तक 5 साल में एक बार एक HPV टेस्ट और पैप स्मीयर टेस्ट ये कराना चाहिए। और या आप खाली 3 साल में एक बार पैप स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं। इन स्क्रीनिंग से फ़ायदा ये होता है कि लक्षण आने से पहले अगर बीमारी शरीर में उत्पन्न हो रही है तो वो पता चल जाता है, तो प्रॉपर डायग्नोसिस होके और जल्दी ट्रीटमेंट होके आप ठीक हो सकते हैं। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई कि लक्षण आने से पहले भी अगर हमें कहीं भी कोई भी संशय है या हम अपनी हेल्थ के लिए अलर्ट हैं तो हम इस तरीके की स्क्रीनिंग करा सकते हैं। लेकिन अब अगर हमें पता लग रहा है कि वो लक्षण है या स्क्रीनिंग से पता चल रहा है कि ये चीज़ हमारे अंदर पनप रही है, कैंसर पनप रहा है, तो इसके बाद पेशेंट को फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले पैनिक मत होइए, सबसे बहुत ज़रूरी बात है। इस बारे में इसलिए कहना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, ये किसी और वजह से भी हो सकता है, इसका एक कारण कैंसर भी हो सकता है। तो सबसे पहले बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके नियर बाय जो भी डॉक्टर हैं, ठीक है, उनके पास जाइए, क्वैक के पास मत जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, पहले ये कंफर्म करेंगे जो लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं वो वास्तव में भी उनको यानी कुछ साइंस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर डॉक्टर को महसूस हुआ तो कुछ जांच के लिए एडवाइस करते हैं। अगर गांठ हुई तो उसमें से एक FNAC की जांच होती है। FNAC एक सिंपल सा टेस्ट होता है, जैसे हम लोग ब्लड का सैंपल लेते हैं, एक सिरिंज डालते हैं, वेन में ब्लड निकाल लेते हैं, इसी तरीके से सिरिंज के थ्रू उस गांठ में से थोड़ा सा मटेरियल निकाला जाता है। उसके बाद उसको पैथोलॉजी में माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, ये देखा जाता है इसमें कैंसर की सेल है या नहीं है। कई बार डॉक्टर्स को डाउट होता है तो वो टुकड़े की जांच के लिए भी एडवाइस करते हैं, जिसको हम लोग बायोप्सी कहते हैं, यानी उस गांठ में से बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और ये कंफर्म किया जाता है इसमें कैंसर के लक्षण हैं या नहीं है तो कौन से वैरायटी का है। लोगों के दिमाग में ये बड़ा मिथ रहता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा भी छेड़ेंगे तो ये बीमारी पूरी शरीर में फैल जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि जितनी जल्दी आप जांच करा लेंगे उतनी जल्दी बीमारी का पता चलेगा, उतनी जल्दी आपका निदान संभव है। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, CT स्कैन होता है, अगर जिस जगह पे गांठ है ये देखने के लिए बीमारी अंदर तक कहाँ तक फैली हुई है। अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हैं कि बीमारी अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह पे तो नहीं चली गई है। MRI है, और आज का जो लेटेस्ट टेक्निक है वो होता है पैट स्कैन, जिससे पूरी बॉडी का हमें पता चल जाता है। लेकिन कई लोग इस चीज़ को बड़ा मिस यूज़ करते हैं। पैट स्कैन को थोड़ा सा भी लक्षण हो जाता है तो लोग पूछने आते हैं पैट स्कैन करा लें। तो पैट स्कैन के लिए मैं कहना चाहूँगी अपना बिना डॉक्टर के एडवाइस के पैट स्कैन मत कराइए, क्योंकि पैट स्कैन कई बार गलत रिजल्ट भी दे देता है और उससे फिर आप कंफ्यूज रहते हैं। तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी सेल्फ टेस्टिंग मत कराइए। इसके बाद अगर हम बात करें, लोगों में एक ही बहुत आम धारणा है कि कैंसर का जो इलाज है वो बहुत महंगा होता है, और हमारी सरकार जो है लगातार हमें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। तो कैंसर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो हमें ऐसी कौन कौन सी सरकारी जो योजनाएं हैं या जो सेवाएं हैं जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज संभव है। अगर हम अपने SN मेडिकल कॉलेज की बात करें तो हमारे यहाँ पे कैंसर की सर्जरी भी हो रही है, बहुत अच्छे लेवल की सर्जरी हो रही है। हमारे यहाँ पे खुद हमारे विभाग में कैंसर की सिकाई होती है, जिसको हम लोग रेडियोथेरेपी कहते हैं, और बहुत ही मिनिमल चार्जेस में। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास पुअर आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिकाई होती है, यानी अगर पेशेंट को पे भी करना पड़े तो लगभग 1,500 में पूरा उसकी 35 सिकाइयाँ हो जाती हैं। यही जो सिकाई होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक पड़ती है। इसके अलावा कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं जो कैंसर की यूज़ होती हैं, वो भी हमारे हॉस्पिटल में कई बार अवेलेबल होती हैं और पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को बेनिफिट ये मिलता है, एक आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री की चल रही है, उससे पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट है। तो 5 लाख तक की जो मेडिसिन है वो पेशेंट को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो आजकल कैंसर के लिए न्यू ट्रीटमेंट, टारगेट थेरेपी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, वो भी हम पेशेंट को मुहैया कराते हैं और पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से पूरे प्रयास हो रहे हैं और हम लोग भी प्रयास करते हैं और जनता भी प्रयास करे कि अपने सही समय पे इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आगरा में SN मेडिकल कॉलेज में इसका पूर्ण रूप से इलाज संभव है।
जी हाँ, सरकार भी हमारे साथ है और हमारे जो डॉक्टर्स है वो हमारे साथ ही हैं। तो ऐसे समय में लेकिन जो फैमिली का साथ होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो फैमिली जो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है, तो उसको और किस तरीके से मतलब प्रयास करना चाहिए जिससे जो कैंसर पेशेंट है उसका जो इलाज है, उसका ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा सुगम हो जाए। देखिए, बहुत जरूरी बात है कि कैंसर का पेशेंट जब ट्रीटमेंट में जाता है तो बहुत डिप्रेस होता है। इधर फैमिली का सपोर्ट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड अगर फैमिली रखेगी तभी पेशेंट में पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। तो एक तो आशावादी पेशेंट खुद रहे, उनकी फैमिली वाले आशावादी रहें, ये ना सोचें कि कैंसर लाइलाज है। कैंसर जो अगर स्टेज 3 तक भी आ जाता है इलाज संभव है, अगर स्टेज 4 तक भी आ जाता है इलाज चाहे संभव ना हो, लेकिन पेशेंट को इस टाइप से ट्रीटमेंट दिया जाता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए। कम से कम जितना जीवन उसके पास बचा है वो थोड़ी सुगमता से, थोड़ी सरलता से व्यतीत करे। और फैमिली का सपोर्ट कई मामलों में इसलिए भी गड़बड़ा जाता है क्योंकि लोग सोचते हैं कैंसर एक छुआछूत की बीमारी है, तो वो पेशेंट के पास बैठने से घबराते हैं, उसके साथ खाने पीने से घबराते हैं, तो पेशेंट और ज्यादा अकेला फील करता है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। कैंसर बिल्कुल भी छुआछूत की बीमारी नहीं है। पेशेंट को टच करने से, उसके साथ खाने पीने से, उसके साथ सोने से, बातें करने से बिल्कुल भी कैंसर नहीं फैलता है। बल्कि ऐसे समय में कैंसर के पेशेंट्स को आपकी फैमिली के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि एक फेज होती है। अगर वो ट्रीटमेंट वाली फेज निकल जाती है और पेशेंट पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये हम लोगों ने खुद ट्राई किया कि पेशेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड उसके ट्रीटमेंट में बहुत मेजर रोल अदा करता है और फैमिली सपोर्ट जरूरी है इस चीज के लिए। तो हर फैमिली को, अगर उनकी फैमिली में कोई कैंसर पेशेंट्स है तो उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए और ट्रीटमेंट उनका पूरा कराना चाहिए। तो जो पेशेंट है उसका खुद की सकारात्मक सोच और परिवार का जो साथ है वो निसंदेह इलाज संभव हो सकता है। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।